ये जो है मिनरल और इंडस्ट्रियलाइजेशंस का सेकंड वीडियो है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो बचे हुए हमारे मिनरल्स है उसको देखेंगे और इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोगों ने बाकी इंपॉर्टेंट मिनरल्स देख लिए थे। उसके बाद आता है एनर्जी मिनरल्स या एनर्जी रिसोर्स। तो एनर्जी मिनरल्स किसको बोलते हैं मेनली, जिससे हमको कुछ एनर्जी मिलता है जिसको बर्न करने पर। जैसे आयरन से अगर हम लोग देखेंगे, कॉपर से, तो उसका हम लोग यूज़ करके कुछ सामान तो बनाते हैं, लेकिन उससे कोई एनर्जी मिलता है क्या हमको? कोई एनर्जी नहीं मिलता है। तो लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कोल हो गया, तो कोल को जलाने से क्या होता है बेटा, इससे हमको एनर्जी मिलता है। जैसे हम लोग थर्मल एनर्जी जो बात करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है, जो बिजली बनता है, वो कोयले को जला कर ही बनाया जाता है। तो कोयले का भी 4 टाइप पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था आयरन के 4 टाइप्स पाए जाते हैं। जैसे अ, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, वैसे ही आयरन के कोल के 4 टाइप्स पाए जाते हैं। आप लोगों को इसको याद रखने के लिए बताए हैं। कैसे याद रखना है? ABLP, अब की बार लेके पीना, बताए थे याद रखने के लिए। दो जो दो जो पीने वाले हैं उसमें से एक एक वाला जो रहता है हमेशा पिलाते रहता है, तो वो दूसरे वाले को बोलता है अब की बार मैं नहीं पिलाने वाला हूँ, अब की बार लेके पीना। तो ऐसे याद रखने के लिए बताए थे ABLP। तो ए मतलब हो गया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है और इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और हमारे इंडिया में बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है एंथ्रासाइट। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या होता है? ये सेकंड क्वालिटी का कोल होता है। ये भी अच्छा क्वालिटी होता है और सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यही कोल जो है बिटुमिनस टाइप का जो कोल है ये पाया जाता है। उसके बाद आते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउन कोल भी बोलते हैं इसको, भूरा कोयला बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर नहीं होता है, ये थोड़ा ब्राउन कलर रहता है। उसके बाद आता है पीट। पीट जो है वो वर्स्ट क्वालिटी का रहता है, सबसे घटिया क्वालिटी का क्या रहता है? कोल रहता है और इसको जलाने पर बहुत ज़्यादा ये धुआं निकलता है। कार्बन का परसेंटेज इसमें सबसे कम रहता है और इसमें थोड़ा मॉइस्चर भी रहता है, नमी, जिसके कारण इसको जलाने पर ये धुआं वगैरह निकलता है। तो ABLP याद रखना है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अगर हम लोग देखें तो ये रिवर बेसिन्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं। रिवर बेसिन मतलब कोल कैसे बनता है? जब बहुत समय पहले अर्थ के नीचे में क्या हो गया, जितने भी अगर कोई अर्थक्वेक आया तो बहुत सारे प्लांट एनिमल यहाँ पर नीचे में दब गए। तो वो यही जो है ये बहुत थाउजेंड ईयर्स में क्या हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिवर मेनली कोल कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? हमको रिवर बेसिन वाले एरिया में देखने के लिए मिलता है। तो मेनली याद रखना है 4 रिवर बेसिन्स हैं। एक तो दामोदर वैली। दामोदर वैली कहाँ पर मिलेगा? ये हमको मिलेगा झारखंड और वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। दामोदर को याद करो, अगर आप लोगों को याद होगा तो बताए थे दामोदर को क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बंगाल। जैसे कोसी रिवर को बताए थे सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, वैसे ही दामोदर को हम लोग बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। इसके बाद आता है सोन वैली। सोन जो नदी है, नदी घाटी है, वहाँ पर ये 3 स्टेट में बहता है, जैसे छत्तीसगढ़, MP और UP। जैसे आप लोगों को मैप में दिखाते हैं एक बार। उसके बाद आता है महानदी। महानदी कहाँ कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। हीराकुंड जो डैम है वो महानदी पर ही बनाए बताए थे। उसके बाद गोदावरी, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इस इस वाले रीजन में ही हमको क्या देखने के लिए मिलता है? कोल देखने के लिए मिलता है। तो जैसे एक बार मैप में दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये अपना ये हो गया हमारा दामोदर वैली। तो ये झारखंड और वेस्ट बंगाल इस वाले रीजन में, और ये महानदी वाले यानी कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा रीजन में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये गोदावरी रिवर यहाँ पर आती है। तो ये जो वाला एरिया है हमारे इस रीजन में। तो मेनली हमको इसी रीजन में क्या देखने के लिए मिलता है? अच्छा, सोन सोन रिवर जो है ये महाराष्ट्र, सॉरी, MP से निकलकर छत्तीसगढ़ होते हुए UP जाता है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, जो प्लेटू वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलता है? कोल देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में कोल कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो एक कोरबा, कोरबा में मिलता है कोयला, और कोरबा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए पावर प्लांट ऑफ द पावर हाउस ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि यहीं पर बिजली बनाया जाता है।
उसके बाद उड़ीसा का एक प्लेस है तलचर। तलचर में भी क्या मिलता है हमको, कोल मिलता है। इसके बाद झारखंड का दो प्लेस याद रखना है, एक धनबाद हो गया और एक झरिया हो गया। तो धनबाद और झरिया ये दोनों प्लेस है झारखंड में। झरिया झारखंड ऐसे याद रख सकते हो, और धनबाद। इसके बाद थर्ड जो आता सेकंड जो आता है वो आता है हमारा पेट्रोल और क्रूड ऑयल। पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल, इसी को बोलते हैं कच्चा तेल। इसी से हमको ये इसी से हम लोग प्यूरीफाई करके पेट्रोल हो गया या फिर डीजल हो गया या केरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल, नैप्थलीन, अलग अलग जो है प्रोडक्ट इसी से निकालते हैं, पेट्रोलियम से। उसके बाद में सबसे पहला कुछ फैक्ट है आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला जो ऑयल का रिजर्व है, तेल के भंडार जो है, वो कहाँ पर मिला था इंडिया में? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है? ये है असम में। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में ये खोजा गया था, तो डिग बॉय, डिग ऐसे करके है ना, डिग, लड़कों को बोला गया था खोदो इसको अच्छे से। तो यहाँ पर इस जगह को जहाँ पर ऑयल के रिजर्व मिले थे, तेल के कुएं, उसको खोदने बोला गया था, तो वही नाम हो गया डिग बॉय, डिग ऐसे करके। तो ये असम में है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर तेल मिलता है, तो वो मिलता है बॉम्बे हाई में। बॉम्बे का जो हम लोग देखेंगे समुद्र वाला इलाका है, वहाँ पर मिलता है। तो लेकिन और गुजरात में क्या है? गुजरात का दो प्लेस है, एक आलिया भट्ट और एक अंकलेश्वर। तो आलिया भट्ट है, वो अपने अंकल के साथ गुजरात में तेल का कुआं से तेल निकाल रही है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, बताए थे। तो आलिया भट्ट है और अंकलेश्वर ये गुजरात में है। तो वैसे तो पेट्रोलियम वगैरह हम लोग दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में उतना पाया नहीं जाता है। फिर भी कुछ अमाउंट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एलपीजी और सीएनजी बताए थे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी इसका फुल फॉर्म है। एलपीजी का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? कुकिंग में करते हैं। कुकिंग यानी कि खाना बनाने में। और दूसरा है जो सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम लोग ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आता है एनर्जी मिनरल्स, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, यूरेनियम एंड थोरियम। तो यूरेनियम और थोरियम बता दिए हैं आप लोगों को, एटॉमिक मिनरल्स भी बोलते हैं इसको। इसके एटम बम वगैरह या न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। इतने छोटे से एक पेन के टुकड़े के बराबर अगर हम लोग यूरेनियम ले, तो उससे जो है महीनों तक हम लोग क्या कर सकते हैं, महीनों का बिजली जो है वो बना सकते हैं। तो यूरेनियम कहाँ पर मिलता है? जादूगोड़ा, जो झारखंड में है। और उसके बाद आता है थोरियम। थोरियम मोनाजॉइट सैंड सैंड केरला के कोस्ट में पाया जाता है। वहाँ पर उसमें उस मिट्टी में, उस सैंड में थोरियम का अमाउंट हमको मिलता है। और केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ये जो आप लोग देख सकते हैं, केरला जो है यहाँ का, इसका जो कोस्ट रहता है, यहाँ पर ये पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं कि ये मिनरल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मिनरल्स आप लोगों को बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन स्टेट वाइज भी देख लेंगे इसमें। तो जैसे छत्तीसगढ़ के दो प्लेस बताए हैं, एक बैलाडीला हो गया और एक कोरबा हो गया। बैलाडीला में क्या बताया था आप लोगों को? आयरन ओर बताए थे। तो हमारा ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा यहाँ पर है बैलाडीला। तो बैलाडीला में हम लोगों को आयरन मिलता है, आयरन ओर। उसके बाद कोरबा में कोल और एल्यूमिनियम, यहाँ पर बिलासपुर के ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा कोरबा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? कोल देखने के लिए मिलेगा और एल्यूमिनियम देखने के लिए मिल जाएगा कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ के दो प्लेस आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा। ये छत्तीसगढ़ के साइड में उड़ीसा है। यहाँ पर उड़ीसा में दो प्लेस बताए थे, एक आप लोगों को मयूरभंज बताए थे, द्रौपदी चंद्र मुर्मू वाला। यहाँ से आयरन आता है, आयरन मिलता है, और तलचर, कोल। तो उड़ीसा में एक हो गया तलचर, जहाँ से कोयला मिलता है, और दूसरा हो गया मयूरभंज। तो मयूरभंज से हमको क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा, और तलचर से क्या मिलेगा? कोल मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमपी। एमपी का जो बालाघाट है, बाला यहाँ से क्या मिलता है? कॉपर। तो एमपी का ये वाला प्लेस यहाँ पर है, ये हो जाएगा हम लोगों का बालाघाट। बालाघाट में क्या मिलेगा? कॉपर। उसके बाद में खेतड़ी जो है, खेतड़ी ये राजस्थान का एक प्लेस है, यहाँ भी क्या मिलता है? कॉपर। तो ये राजस्थान हो गया। यहाँ पर के राजस्थान के खेतड़ी में हमको क्या मिलेगा? कॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा यहाँ से क्या मिलता है? यूरेनियम। ये झारखंड है, झारखंड के जादूगोड़ा में हमको यूरेनियम देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद झरिया और धनबाद, कोयला जो है झारखंड का जो प्लेस है वो झरिया और धनबाद, तो ये दोनों प्लेस है जहाँ पर हमको कोयला देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद बताए थे डिगबोई। डिगबोई कहाँ पर है? ये असम में है। ये हो गया, देखो असम ये बीचों बीच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको? डिगबोई, पहला तेल का कुआं, ये याद रखना है, फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया, ये डिगबोई में ही खोजा गया था। उसके बाद जो मैग्नेटाइट क्वालिटी का वो आयरन बताए थे वो कहाँ पर है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटका। तो ये देखो, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। तो कर्नाटका में हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, गोवा और कर्नाटका वाले इस रीजन में, कुद्रेमुख। उसके बाद बॉम्बे हाई पेट्रोलियम यहाँ पर मिलता है, ये महाराष्ट्र हो गया, इसकी यहाँ पर बॉम्बे है। तो यहाँ पर समुद्र वाले, ये अरेबियन सी वाले एरिया में हमको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आलिया बेट और अंकलेश्वर, ये दोनों गुजरात में है। तो यहाँ पर ये इस वाले रीजन में गुजरात के हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? आलिया बेट और ये हो गया बॉम्बे हाई। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच गया वो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम लोग कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक है, वो जिम्मेदार होंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए? इसको याद नहीं रखना है, इसको आप लोगों को कॉमन सेंस से सोचना है, बताए हैं। तो फैक्ट्री बनाएंगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए तो उसके लिए रॉ मटेरियल लगेगा। तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ लगेगा, है ना। जैसे मान के चलो कपड़े बनाना है तो कपड़े बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको? तो रुई चाहिए, हमको कॉटन चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए हमको ट्रक चाहिए या जो भी कोई साधन है, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, जो भी चीज़ है हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। फिर उसको उसके बाद मशीनरी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी आ गया हमारा, टेक्नोलॉजी मशीनरी वगैरह से लगाएंगे। फिर उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? उसको पावर या एनर्जी चाहिए, बिजली से चलाएंगे तो। फिर अब उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? अगर उसको सामान वगैरह का काम करना है वहाँ, तो लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, या फिर वहाँ पर स्किल्ड लेबर चाहिए जो उसको ऑपरेट कर सके मशीन को। फिर उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पैसा। हाँ, कैपिटल चाहिए ना। तो बिना पैसे के कुछ होगा क्या? नहीं, कैपिटल या मनी। उसके बाद वो सब प्रोडक्ट बन गया तो उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? उसको बेचने के लिए चाहिए मार्केट, और मार्केट में जब बेचेंगे तभी तो क्या आएगा हमारे पास? पैसा आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आता है लास्ट जो है वो एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म मतलब क्या था? जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स हमको आज़ादी देकर गए थे तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग किसी दूसरे बाहर के कंपनी को इंडिया में आने नहीं देना चाहते थे। तो इसके कारण जो हमारा जो व्यापार होता था उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। तो 1991 में 1991 में हमने क्या किया? सुधार लाया। रिफॉर्म मतलब होता है सुधार, हमारे बिजनेस आइडिया में सुधार लाए। और एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये। एल मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज़ में हमारे देश में सुधार किया। लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस थे उसको थोड़ा ढील दिया, मतलब उसको उदार व्यक्ति बोलते हैं ना, जो सबके साथ अच्छे से बात करता है, सॉफ्ट पोलाइटली। तो हमने क्या किया? नियम को क्या किए? बहुत थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन को कम किया, ताकि ईज़िली जो बड़े बड़े जो बाहर के जो कंपनियां हैं वो हमारे देश में आ सके और अपना व्यापार अच्छे से कर सकें, ताकि वो हमारे देश में टैक्स देंगे और उससे सरकार के पास में पैसा आएगा। फिर प्राइवेटाइजेशन, सरकारी जो काम है वो आप लोग जानते हैं बहुत स्लो होता है या धीरे से उतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन मतलब जो भी माइनिंग वगैरह होता था या जो कंपनी है वो धीरे धीरे सरकार से उसको प्राइवेट की तरफ, प्राइवेट पार्टी को देना स्टार्ट कर दिया। फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, यानी कि हमने अपने देश से और दूसरे देशों से, सभी देशों से पूरे विश्व में व्यापार करना शुरू कर दिया, ग्लोबलाइजेशन। पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि हम लोग दूसरे देश से एक बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ब्रिटिशर्स की तरह आके हमारे देश में सेटअप हो जाएंगे और हमको गुलाम बना लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी आया तो ये सब चीज़ फिर हट गया। तो ये पूरा चैप्टर था, थोड़ा चैप्टर लंबा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बेटा इसको अच्छे से एक बार सुनिएगा और खुद से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए बेटा हम
जितना हो सके उतना अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी ना हो पढ़ने में और एसएससी में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, हाँ, स्टार्टिंग में हम वीडियो के गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलते हैं, लेकिन अभी जो है ये टाइम देख सकते हैं आप लोग, 11-12 बजे के आसपास ये आप लोगों के लिए लगभग वीडियो बन रहा है। अभी जस्ट 12 ही बजने वाले हैं। वैसे तो गुड मॉर्निंग हो जाएगा, लेकिन ये रात के 12 बज रहे हैं अभी। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है और यही आप लोगों को सलाह है कि आप लोग जितना हो सके, अब टाइम है नहीं तो बिल्कुल जो है अपना पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। चलो ठीक है।